नालायक बेटी बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है नालायक बेटी बहू को सबक। सीमा जी आंखों में आंसू लिए लोगों के आगे आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी। कोई उन्हें 100 रुपये देता तो कोई 50 दे देता। कोई उनकी हालत में बेशर्मी की तरह उनका मजाक बनाकर हंस देता। कई कई घंटे तक लोगों के सामने भीख मांगने के बाद उन्होंने अपनी झोली उतार कर पैसे गिने तो उनकी आंखें भर आई, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे। तभी उनके पास अचानक से कार आकर रुकी तो सीमा जी उस कार में बैठी महिला से बोली, जिसने पहले से ही फॉर्मल ड्रेस और आंखों पे कड़ा चश्मा पहनी हुई थी। मैडम, तुम्हारी कार साफ कर दो तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? चल हट बुढ़िया, न जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने, उसने सीमा जी को कार के खिड़की से ही धक्का देते हुए कहा। तभी एक महिला ने उन्हें वहां जाकर गिरने से संभाल लिया और उस महिला को कार से बाहर खींचकर एक तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया और गुस्सा कर बोली, बुजुर्ग से कैसे पेश आते हैं, क्या सारी तमीज भूल गई हो या माँ बाप कुछ नहीं सिखाया है? यू ओल्ड लेडी। जैसे ही सीमा जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी, देखा उनका बड़ा बेटा और बहू है। बहू को तो ऐसे हुलिया में पहचान ही नहीं पाई थी। सीमा जी को देखते ही बेटा झट से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। सीमा जी बेटे की गाड़ी का दरवाज़ा पीटती रही, सुन दो बेटा मेरी बात, अपने उस जन्मदाता को बचा ले बेटा, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन माँ की बात सुनना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक नहीं और तुरंत वहाँ से तेज रफ्तार से निकल गया। वो महिला बोली, बहन जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपके पति को? मुझे बताइए। देखिए, मैं एक महिला संगठन से हूँ और समाज सेवा करती हूँ, तो आप मुझे सब कुछ बता सकती है। सीमा जी उस महिला के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी, बहन जी मेरे पति को बचा लीजिए। कहते कहते वो अतीत के भवन में खोई चली गई। देखिए बहन जी, आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। सीमा जी बोली, डॉक्टर साहब शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत कहिए, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी देखिए, इस वक्त इनका टाइम से ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीमा जी की आंखें गीली हो चुकी थी। हाँफते दौड़ते छोटे बेटे के घर पहुंची, जहां बेटा बहू पहले से ही रोज की तरह ठाका मार मार कर खाना खा रहे थे। पिता वहां अस्पताल में 2 दिनों से भर्ती है, लेकिन जैसे इन्हें कोई सूध ही नहीं है। सीमा जी को देख बहू का माथा ठनका और वो बोली, अब क्या लेने आई है बुढ़िया, कम से कम खाना तो टाइम पे खाने दिया कर। सीमा जी बेटे के पैरों में गिर गई, बेटा अगर तेरे थोड़े से पैसे देने से मेरे पति की जान बच सकती है तो इसमें क्या हर्ज है? क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो तो अपनी खून पसीने की एक एक कमाई तुम पे खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, और आज तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ पैसों भी नहीं दे सकते। छोटी बहू चमकते हुए बोली, बुढ़िया पैसों का खजाना नहीं छोड़ गया है तेरा पति, और यह फिल्मी डायलॉग्स बोलना बंद कर, अब निकल जा यहाँ से। सीमा जी फिर से बेटे से गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी पाँव पड़ती हूँ, तेरी पाई चुका दूंगी, पर अपने पिता को बचा लो। लेकिन बेटे ने माँ की एक न सुनी, पत्थर की बूथ बनकर चुपचाप खाना खाता रहा। लगता है बुढ़िया तो ऐसे नहीं मानेगी। छोटी बहू ने सीमा जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ पर 5 रुपये रखा और गले में भिखारी की तरह झोली डालकर बोली, बहुत बड़ी दुनिया है बुढ़िया, अगर लोगों से जाकर भीख भी मांगेगी तो तेरे पति का इलाज आराम से हो जाए। कहते कहते वे दहाड़े मार रोने लगी। महिला संगठन की वो मैडम सीमा जी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और उनके पति का इलाज करवाया। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बेटी बहू ने जो आपके साथ सलूक किया उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। आप मुझे अपनी कहानी विस्तार से बताइए ताकि मैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन ले सकूं। सीमा जी बोली, बताते बताते एक बार फिर से अपनी अतीत के भवन में खो गई। बेटा महेश 1 मिनट
मेरी बात तो सुनो, या देखो ना तुम्हारे बाबूजी के चश्मे की क्या हालत है। एक तो यह इतना पुराना है, ऊपर से टूट भी गया है। तुम तो अपने बाबूजी का स्वभाव जानते हो, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ किया है जो अब करेंगे। जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ही करते रह गए और उसी में उन्हें खुशी मिलती है। यह बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे, तुम्हारे बच्चे कुछ बड़े हो जाए तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी। बेटा, मैं जानती हूँ उन्हें देखने में दिक्कत हो रही होगी, पर वो बोलेंगे नहीं। सीमा जी अपने बेटे महेश से कहती है। महेश बोला, माँ क्या बाबूजी की वकील बनकर आई है? एक बार अभी पापा भैया के घर से एक हफ्ते पहले आए हैं। क्या वहाँ यह चश्मा पुराना नहीं हुआ था या टूटा नहीं था? अपने भैया से क्यों नहीं कहा? उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर हर खर्चा आप हमारे ही सर पर आकर क्यों सुनाती हैं? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे कहीं से उठा कर लाई है? सीमा जी की आंखें भर आई। वो बोली, हे भगवान बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं 9 महीने अपने कोख में तुम्हें पाला और आज तुम मुझ पे ऐसा लाछन लगा रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे बाबूजी के लिए चिंतित हूँ। तभी महेश की पत्नी भावना आकर बोली, हाँ हाँ, आपको अपने पति और बड़े बेटे की चिंता है, पर इस बेटे की तो आपको कोई चिंता ही नहीं है। हम क्या डकैती करते हैं जो हमारे पास इतने पैसे होंगे जो आप बोलेंगे और हम खर्च कर देंगे? और बाबूजी की अगर इतनी ही चिंता है तो अंधे की लाठी बन जाइए। मैं तो कहती हूँ उनके साथ आप चुपचाप सुबह सुबह घर से निकल जाया कीजिए। हो सकता है किसी राह चलते को आप पे दया आ जाए और कुछ मदद ही कर दे। सीमा जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हम भिखारी हैं? और जब मेरे दो बेटे कमाने वाले हैं तो मैं दूसरे से क्यों मदद लूँगी? महेश बोला, काहे का बेटा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ आप लोग रह रहे हो, खाने पीने को मिल रहा है, इतना ही बहुत। इतना कहकर महेश और भावना वहाँ से चले गए। तभी दरवाजे के अंदर सीमा जी के पति सुरेश बाबू सीढ़ियों से उतरे। तो सीमा जी बोली, महेश ये बाबूजी जरा संभल कर, आगे सीढ़ियाँ है। सुरेश बाबू बोले, सीमा जरा मुझे हाथ तो देना, अब तो बिना चश्मे के दिखना भी बंद हो गया है। तब सीमा जी ने अपना हाथ बढ़ाया और सुरेश बाबू को बरामदे तक ले जाकर वहीं दोनों बैठ गए। सीमा जी बोली, मैंने आपको उमेश के पास से बोला था कि उससे कहकर एक नया चश्मा बनवा लो, पर आपने मेरी एक न सुनी। आप जानते हैं बच्चे अब हमारी नहीं सुनते हैं, उसके लिए हम एक बोझ हो गए हैं। सुरेश बाबू हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने उमेश से नहीं कहा होगा? उमेश ने मुझसे कहा कि बहू से पैसे मांग लीजिए। उसके बाद बहू ने से कहा, सीमा मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कहते कहते सुरेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। सीमा जी जिस भी बहू के साथ रहती थी वहाँ घर के सारे काम काज करती थी तो खाना पीना मिल जाता था। सुरेश बाबू रात का खाना खाकर सो गए, पर सीमा जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें पति की चिंता हो रही थी कि वो घर से हर रोज सुबह निकल जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। सीमा जी याद करने लगी कैसे दोनों बेटों की नौकरी करने के बाद सुरेश बाबू ने अपने पैसों से उन दोनों को घर खरीद कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वो अक्सर अपने पिता सुरेश बाबू के पैसों की मदद लेते रहे। गांव का जमीन और घर दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से दूसरे किसानों को दे रखा था। सुरेश बाबू के हाथों में तो पेंशन के अलावा कुछ आता ही नहीं था। कम देखने की वजह से दोनों बेटे पेंशन भी खुद ले आते थे और अपने हिसाब से खर्च कर देते थे। खुद के पैसे होते हुए भी बेचारे दोनों दंपति अपने उन बच्चों के सामने हाथ फैलाते थे जिन्हें कभी उन लोगों ने खाली हाथ नहीं रखा। रोजाना की तरह अगले दिन सुरेश बाबू अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए पार्क में चले गए। तभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि बहुत जोर से धमाकाने की आवाज़ आई। सीमा जी एक पल को डर गई और बोली, न जाने यह मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने दाएं बाएं देखते भी है या नहीं। बेचारा जिसको भी चोट आई होगी कितना दर्द हो रहा होगा। सीमा जी घर के कामों में लगी रही, तभी घर के फ़ोन की घंटी बजी। भावना ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि आपके ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत जोर की चोट आई है, हम उन्हें अस्पताल छोड़ने जा रहे हैं, आप तुरंत वहां पहुंचे।
भावना ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, हे भगवान, अब क्या नई मुसीबत है। बैठे बैठे इन बूढ़ों की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सीडेंट ही होना था तो 2 दिन बाद हो जाता। आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद वो जेठ जी के पास चले जाते तो कम से कम हमारा ये खर्चा तो बच जाता। सीमा जी बोली, क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन था? भावना बोली, किसका फ़ोन रहेगा? आपके पतिदेव जो घूमने की बीमारी लगी है उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह एक्सीडेंट 2 दिन बाद नहीं हो सकता था। सीमा जी रोने लगी, बहू यह क्या कह रही हो? मुझे अभी की अभी अस्पताल ले चलो, ना जाने उनकी क्या हालत हो रही होगी। भावना बोली, अरे ठहर जाइए, मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ और वैसे भी वो आधे घंटे में मर नहीं जाएंगे। रास्ते के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुँचा चुके हैं। बेचारी सीमा जी आधे घंटे तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही। तब जाकर भावना उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत चोटें आई है और अंदर बिल्डिंग हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेहतर होगा आप आधे पैसे पहले जमा कर दीजिए ताकि हम इनका इलाज शुरू कर दे सके। भावना ने तुरंत महेश को फ़ोन करके बुलाया। महेश आते ही बोला, क्या ज़रूरत है स्पेशल वार्ड में रखने की, आप इन्हें जनरल वार्ड में रखिए। मैं तो कहता हूँ किसी सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ कम पैसों में इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, इतना वक्त नहीं, अगर ऑपरेशन अभी नहीं करवाया है तो 2 दिन बाद करवा लीजिएगा। ब्रेन का इलाज अभी शुरू करना होगा। आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो हम इनके बचने की गारंटी नहीं लेंगे। सीमा जी बेटे के पैरों में पड़ गई। नहीं नहीं बेटा, ये रिस्क मत लो, अपने बाबूजी का यही इलाज करवा लो। महेश बोला, इतना आसान नहीं है, ठहरो, मैं भैया को फ़ोन करके बुलाता हूँ, उन्हें भी खर्च करना होगा, वरना मैं एक पैसा नहीं खर्च करूँगा। महेश ने भाई को फ़ोन किया। भाई ने बहाना बना दिया तो महेश बोला, माँ अभी फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूंगा। ऑपरेशन तो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, शायद तब तक बाबूजी ठीक हो जाए। और वैसे भी अभी 2 दिन बाद आपको भैया भाभी के पास जाना है तो 2 दिन बाद का सारा खर्चा वही उठाएंगे। इतना कहकर महेश बिना पैसे जमा करवाए वहाँ से चला गया। अस्पताल में बैठे लोग कहने लगे, कैसा निर्मोही बेटा है जिस माँ बाप ने पाल पोस कर यह शरीर दिया। आज उसी बेटे के पास अपने पिता के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। वही बेटी एक महिला बोली, अभी जो इसकी बीवी कह दे कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने ले चलो तो यही आदमी खुद को बेचकर बीवी को ले जाएगा पर अपने मरते माँ बाप को नहीं बचाएगा। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो बेहतर होगा औलाद ही ना दे। सीमा जी अपने आस पास राह चलते लोगों से आंचल फैलाकर मदद मांग रही थी। कोई 100 रुपये देता तो कोई 50। तभी वहाँ एक वृद्ध महिला आई और बोली, बहन जी, इस मदद से आपके पति ठीक नहीं हो पाएंगे। आप अपने बेटे से अपना अधिकार वापस क्यों नहीं मांगती? सीमा जी बोली, उन लोगों ने तो मदद करने से इनकार कर दिया, अब मैं उन्हें कैसे बचाऊं? महिला ने अपना परिचय दिया कि मैं एक संगठन चलाती हूँ, मैं खुद ही ऐसी स्थिति को बहुत भोगी हूँ, पर मैंने अपने बेटे को सबक सिखाया तो अब आपकी बारी है। सीमा जी ने उन्हें सब कुछ बताया। तब वो महिला बोली, जब आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया तो अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलिए मैं इनका उपाय बताती हूँ। महिला ने संगठन की तरफ से पहले कुछ पैसे सीमा जी को मुहैया करवाया और सुरेश बाबू का इलाज शुरू किया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीमा जी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटों का घर हमारे नाम पर ही खरीदा गया था ताकि उन्हें लोन आसानी से मिल सके और उन लोन को चुकता करने के लिए मेरे पति ने अपने पेंशन तक बेच डाले थे। सीमा जी एक बार फिर अपने बेटी बहू से बोली कि मैं एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम अपने पिता के इलाज के लिए मेरी मदद करोगे या नहीं? दोनों बहुएं जिसमें आज तक बनती नहीं थी आज एक छत के नीचे आ गई और दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। बड़ी बहू संजना बोली, भावना, अगर आज हम झुक जाएंगे तो यह बला कभी दूर नहीं होगी। अच्छा है, इसी बहाने बूढ़ा मर जाएगा और बूढ़ी को वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे।
दोनों बेटे बहू बात करते समय एक हो गए। सीमा जी ने रिश्तेदारों सबको अपनी बेटी बहू की कहानी बताई। चारों तरफ ठोक ठोक होने लगी और इधर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पिता का इलाज के लिए खर्च देने की बात की। हर तरफ से बदनामी होने लगी तो दोनों बेटों ने आपस में खर्च बांट लिया और सुरेश बाबू का ऑपरेशन हुआ। रोज बेटे अस्पताल आए और माँ को बोले, हमारी इज्जत उछाल कर आप बहुत खुश हो रही है ना, अब देखता हूँ आपको कौन रखेगा। यहाँ से बाबूजी को लेकर किसी वृद्धाश्रम में चौराहे पे चली जाना, पर हमारे घर कभी मत आना। सीमा जी ने कहा, वह घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है, और तुम कौन होते हो हमारे घर से निकालने वाले। मैं कहती हूँ हमारे घर को अभी के अभी खाली करो। महेश ठहाका लगाकर हंसने लगा। माँ, चोट बाबूजी को लगी है और असर तुम्हारे दिमाग पे हो रहा है या फिर पी रखी है आपने, अब घर तो खाली नहीं होगा। तभी उनके सगे संबंधी उनसे मिलने आए और दोनों बेटे को खूब खरी खोटी सुनाए और कहा कि तुम इन्हें समाज में से बेदखल कर देंगे अगर तुम लोगों ने इनका घर नहीं खाली किया। सीमा जी इतने पर रुकी नहीं, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगी और इंस्पेक्टर के साथ जाकर घर के कागजात को निकलवाए। दोनों बेटी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो माँ चुपचाप गाय बनकर बैठी रहती थी, आज इस रूप में कैसे। कुछ दिन बाद सुरेश बाबू को होश आया और अब उनकी स्थिति ठीक ठाक थी। तब सीमा जी ने उन्हें सारी बात बताई। सुरेश बाबू बोले, सीमा, तुम बहुत साहसी हो। जो कदम मुझे उठाना चाहिए था आज तुमने उठाया, पर चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। आज मैं जिंदा हूँ तब उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, कल को अगर मैं नहीं रहूँगा तब तो वो तुम्हें सड़क पे फेंक देंगे। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सीमा जी बोली, सुनो जी, अब मैं आपको बच्चों के पिता के नाम से नहीं पुकारूंगी, बस मेरे पति हैं। जो कुछ हमने अपने बच्चों को दिया था अब हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस लायक नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। कुछ रोज बाद सीमा जी पति को लेकर वृद्धाश्रम चली गई और फिर वहाँ से पुलिस को बताया कि मेरे बच्चों ने मेरा घर खाली नहीं किया है। कोर्ट की तरफ से दोनों बेटों को नोटिस गया था, पर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो पुलिस उनके घर आ गई और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और दोनों का सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया। दोनों बेटे बहू माँ बाप के पास पहुँचे और बच्चों के दुहाई देने लगे। सीमा जी बोली, बहू, याद है तुम्हें, मैं भी रो रो कर अपने पति के जीवन के लिए तुम लोगों से भीख मांग रही थी, पर वो मेरी भूल थी। अरे जो बच्चे उन्हें एक चश्मा खरीद कर नहीं दे पाए वो पिता का इलाज के पैसे खर्च करेंगे। जाओ और अपने मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाओ। दोनों बेटे बहू हैरानी से माता पिता को देखते रह गए। सीमा जी सुरेश बाबू को सहारा दी और बोली, चलिए जी, अपने घर चलते हैं, वो हमारे पैसे का घर है, उस घर पे बस हमारा अधिकार होगा और हमारे मरने के बाद उन माँ बाप के काम आएगा जिनकी औलाद इन जैसी होगी। इस घर को सीमा जी ने किराए पे चढ़ाया। उन पैसों से अपने घर के 2 काम वाली रखी। पेंशन अब सुरेश बाबू के हाथ में आता था तो दोनों का जीवन यापन बड़े अच्छे से होने लगा। अब सीमा जी दूसरे संगठन से जुड़ने लगी और वृद्ध माता पिता को यह संदेश देने लगी कि जो बच्चे मरते हुए माता पिता के न हुए वो समाज के या किसी के क्या हो पाएंगे। जब बच्चे कमाने लायक हैं तो कभी उन पर अपनी बड़ी रकम खर्च न करें, क्योंकि जो बच्चे आज आपके काम न आए वो कल क्या आएंगे। तो अपने और अपने पति के बारे में सोचिए, बहुत फर्ज निभा लिया आपने माता पिता होने का, अब एक दूसरे के लिए फर्ज निभाए। सीमा जी की बातें घर घर में गूंजने लगे और वृद्ध दंपति उनकी बातों से बहुत प्रभावित होने लगे। देखते ही देखते सीमा जी बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब वो अपना पूरा समय समाज और पति के लिए व्यतीत करती थी, क्योंकि अब वो दुनियादारी के मुंह से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। बच्चों के लिए दिए गए चोट ने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया कि अब नहीं चाहती कि किसी और माता पिता को ऐसी तकलीफ हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।